मुख्य महत्व है अपनी संख्या बढ़ाने का, मुख्य महत्व है पूरी दुनिया में अपना कब्जा ले जाने का। और इसीलिए इस बात को दरकिनार कर अगर हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं तो एक अर्थ में हम धर्म अधर्म समभाव की बात करते हैं। धर्म की दृष्टि से भी आखिर हमारे यहाँ धर्म जिसको कहा गया है उसके विपरीत शब्द क्या है? अधर्म। हमारे यहाँ बिलीवर और अनबिलीवर नहीं है जो कि रिलीजन में है। वहाँ जो एंटी वर्ड है वो है अनबिलीवर। इसलिए सिर्फ बिलीफ ही रिलीजन है, कंडक्ट से उसका कोई संबंध नहीं है। आप दिन भर में जितने भी कदाचार, अन्याय, अत्याचार, बलात्कार कुछ भी करें, लेकिन अगर आपका फेथ उस प्रॉफिट, उस बुक, उस संस्था में है तो आप उस धर्म, उस रिलीजन के मानने वाले हुए। आपको उतना ही अधिकार है जितना किसी दूसरे क्रिश्चियन या दूसरे मुस्लिम का है। लेकिन हिंदू धर्म में जिसे धर्म कहते हैं वह कंडक्ट ही आपका धर्म है। अगर आप कोई अन्याय को अत्याचार करते हैं तो सीधे कहा जाएगा कि आप अधर्म कर रहे हैं। तो यहाँ धर्म का विपरीत है अधर्म, और वहाँ रिलीजन का अर्थ है उल्टा है अनबिलीवर। इसलिए कंडक्ट से उसका कोई संबंध ही नहीं है। इसलिए अगर हम इस आचरण और फेथ वाले अंतर को दरकिनार कर कोई भी चर्चा करते हैं जो कि धर्मों को एक और मिला जुला करके करने की कोशिश करती है, तो समझिए कि जो उसमें दुर्बल है, जो असंगठित है, जो अचेत है या जिसके कोई प्रोटेक्टर नहीं है, वह मारा जाएगा। और वह इस हिंदुस्तान में, स्वतंत्र भारत में हो रहा है। वह रिलीजन नहीं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। या आप अपने इस देश में कश्मीर में जो हुए घटनाक्रम से आप देख सकते हैं, अपने धर्म वालों की संख्या, उसका क्षेत्र बढ़ाना, यह मुख्य उद्देश्य है। और यह पाकिस्तान और बांग्लादेश में देख सकते हैं, हम सब एक ही धरती के टुकड़े थे। अगर सेक्युलरिज्म या सर्वधर्म समभाव इतना महत्वपूर्ण है तो वह उन दोनों क्षेत्रों में क्यों नहीं लागू हुआ? वामपंथी पहली धारा है 25, उसमें एक अधिकार धर्म प्रचार का अधिकार भी है, कहने के लिए धर्म का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस। लेकिन उसके डिटेल में आप जाएं तो उसमें प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन भी लिया हुआ है। यह वह अधिकार है जो पूरी दुनिया में किसी संविधान में नहीं है। और प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, एग्जैक्ट रिलीजन जो था उसी अर्थ में है, क्योंकि धर्म के प्रोपेगेशन की तो कोई बात नहीं होती। धर्म तो भारत में सर्वत्र व्याप्त है। इसलिए इसका प्रचार का मतलब है कि आपने इसे सिर्फ रिलीजन के अर्थ में लिया है। जिस तरह से क्रिश्चियन मिशनरीज अपने धर्म को प्रोपेगेट करते हैं, जिस तरह से इस्लामिक तबलीगी अपने धर्म का प्रचार करते हैं, दूसरों को कन्वर्ट करने के लिए आमंत्रित करते हैं या दबाव डालते हैं या प्रलोभन देते हैं, यह सिर्फ वही अर्थ है प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। और यह अधिकार उन्हें दिया गया कि सेकुलरिज्म या सेकुलर एक ऐसा पॉलिटिकल नारा इस देश में है कि जिसके छतरी के नीचे हर तरह के कुकर्म करने वाले राजनीतिक इकट्ठा हो सकते हैं। शर्त यह है वह सिर्फ एंटी हिंदू स्टांस लेकर रहे हैं, प्रो माइनॉरिटी स्टांस लेकर रहे हैं। उसके बाद वो भ्रष्टाचारी हैं, गड़बड़ किए हुए हैं, जेल जाने वाले हैं, हत्यारे हैं, और भी गर्हित काम उन्होंने किया हो, वह सब सेकुलर अलायंस में आ सकते हैं। तो सेकुलरिज्म हमारे देश की राजनीति में यह भूमिका निभा रहा है कि देश का विध्वंस हो रहा हो, लूट हो रही हो, भ्रष्टाचार हो रहा हो, लेकिन अगर आप एंटी हिंदू हैं अर्थात सेकुलर हैं तो आप मोर्चे में आ सकते हैं। और इसका विपरीत भी सही है कि अगर आप हिंदू हैं या हिंदू चिंता करते हैं तो आप कितने भी अच्छे प्रशासक हों, कितने भी ईमानदार राजनीतिज्ञ हों, कितने भी सज्जन व्यक्ति हों, आपको अछूत, आप देखिए कि हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वहाँ भी सेकुलरिज्म की छाया पड़ती है। आप मुस्लिम देशों के बारे में कुछ नहीं कह सकते। आप फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में, इजराइल के साथ भारत ने संबंध ही नहीं रखा कई दशकों तक। क्यों? इसका क्या सिद्धांत है? सिद्धांत यही है कि चूंकि मुस्लिम राजनीति देश में इसे नहीं पसंद करती है, इसलिए आपको वहां भी ध्यान रखना होगा। जब बंबई का हमला हुआ था, ये टेररिस्ट अटैक कुछ साल पहले, तो संसद में सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी ने बाकायदा भाषण दिया कि अगर आप अमेरिका के साथ संबंध रखेंगे, जो अरब देशों को पसंद नहीं है, अगर आप वो करेंगे तो आप पर तो अटैक होगा ही। आप देखिए कि सेकुलरिज्म की मार कहाँ तक जाती है, और उसका परिणाम यहाँ तक जाता है कि आप देश के अंदर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी सिर्फ आप वो करेंगे जो मुस्लिमों को पसंद हो या उन्हें नापसंद ना हो। किसी भी अरब देश में, किसी भी मुस्लिम देश में आप आमतौर पर किसी हिंदू राजदूत को नहीं भेज सकते, आपको वहाँ मुस्लिम भेजने होंगे। और इस तरह की तमाम घटनाएं चलती रहती हैं। और इसका विपरीत आप देखें, कोई ये नहीं कहता कि
पूरे अरब क्षेत्र में या किसी मुस्लिम देश में सेकुलरिज्म या सेकुलर शासन व्यवस्था होनी चाहिए। कई देशों में कानूनन गैर मुस्लिम हीन नागरिक है, कोई उन्हें ह्यूमन राइट्स की सीख नहीं देता। सऊदी अरब उसका उदाहरण है, ईरान उसका उदाहरण है, बहरीन उसका उदाहरण है। कोई उन्हें यह सीख नहीं देता कि आपको अपने गैर मुस्लिमों के प्रति भी सदाचार व्यवहार या उन्हें अधिकार देना चाहिए। किसी को सपने में भी नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? अमेरिकी राष्ट्रपति 26 जनवरी को आए थे और उन्होंने इसी धरती पर हमें लेक्चर देकर वो चले गए कि हमें विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच में भेदभाव नहीं करना चाहिए, अत्याचार नहीं करना चाहिए। एज इफ भारत में जो दूसरे धर्म के लोग हैं, गैर हिंदू लोग हैं, उन पर कोई अन्याय अत्याचार हो रहा है। जबकि कानूनी स्थिति आप देख सकते हैं, व्यवहारिक भी देख सकते हैं कि उनकी इच्छा के अनुरूप सब कुछ होना चाहिए, नहीं तो कोई भी राजनीतिक अपने आप को आश्वस्त नहीं पाता। और यहाँ से वो सऊदी अरब गए, ठीक यहाँ से अमेरिकी राष्ट्रपति, और वहाँ पर उन्होंने सऊदी राजनयिकों को एक शब्द कुछ नहीं कहा। जिस देश में दूसरे गैर मुस्लिमों को छोड़िए, मुस्लिमों में भी जो गैर सुन्नी है उन्हें राजनीतिक अधिकार नहीं है, वहाँ शियाओं को अधिकार नहीं है। एक बार शियाओं ने सिर्फ अपना एक आवेदन दिया था एक प्रिंस को, सऊदी राज परिवार के एक प्रिंस को, जिनको लिबरल माना जाता था। उन्होंने सिर्फ वो आवेदन स्वीकार कर लिया विचार के लिए, इस पर उनकी निंदा हुई कि ये क्या हो रहा है इस देश में। ऐसे देश में अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन्हें कोई उपदेश नहीं दिया, उल्टे उनकी पत्नी की निंदा हुई कि उन्होंने इस्लामी तरीके के हिसाब से वो अपना सिर क्यों नहीं ढका। मतलब एक ईसाई लेडी भी वहाँ पर, उनको इस्लामी तरीके से रहना होगा, जीना होगा, चाहे वो अतिथि ही क्यों ना हो। और भारत जैसे देश में जहाँ पर कानूनी रूप से उन्हें अधिक अधिकार मिले हुए हैं, जो वो जानते भी हैं, उसका वो प्रयोग करते हैं, वहाँ पर उल्टे यह वातावरण बनाया गया है और जिसे पूरा देश बौद्धिक रूप से प्राय स्वीकार करता है, मानो उनके ऊपर अत्याचार हो रहा हो। यह जो विचित्र स्थिति है, इसे समझना समझाना इस राजनीतिक भाषा में बहुत कठिन है। एक बार किसी ने एक प्रस्ताव दिया था जम्मू कश्मीर विधानसभा में कि चूंकि हमारा अलग संविधान है, इस संविधान में भी हमें यह शब्द जोड़ लेना चाहिए, यह सेकुलर संविधान है। वहाँ की विधानसभा ने उसे ध्वनि मत से खारिज कर दिया। क्या हम इन सब से नहीं समझ सकते कि सेकुलरिज्म का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या हम इन सब से यह नहीं समझ सकते कि रिलीजन और धर्म का वास्तविक अंतर क्या है? क्या इन सब से हम यह नहीं समझ सकते कि वास्तव में देश में तुलनात्मक रूप से हिंदुओं की स्थिति दूसरे रिलीजियस मतावलंबियों की तुलना में क्या है? और इन सब का जो दुष्परिणाम शिक्षा में या संस्कृति में या धार्मिक संगठनों के क्रियाकलाप में हुआ है, इन सब की निष्पत्तियां, इन सब के इम्प्लीकेशंस क्या हम नहीं देख सकते? 104वां संशोधन आया था कुछ ही दिन पहले। उस संशोधन में क्या हुआ था कि शैक्षिक संस्थाओं में जो गैर माइनॉरिटी हैं, माइनॉरिटी वाले संस्थाओं को छोड़कर सरकार उसमें रिजर्वेशन लागू करेगी। अब इम्प्लीकेशन यह है कि अगर आपने आज स्कूल खोला है, अगर आप हिंदू हैं, तो आपको अपने स्कूल में रिजर्वेशन लागू करना होगा। आप कन्वर्ट हो जाएं आपके स्कूल से, आपका स्कूल उससे मुक्त हो जाएगा। इस पर एक पत्रकार ने ठीक ही लिखा था कि यह तो एक तरह का इंड्यूसमेंट है कि या तो आप कन्वर्ट हो जाएं या फिर विदेश चले जाएं। हिंदुओं के लिए इस देश में जगह नहीं है। ऐसी व्यवहारिक निष्पत्तियां हम रोज रोज देखते हैं, लेकिन इसका अर्थ समझने से चूक जाते हैं। पूरा सेकुलरिज्म की बहस और पूरा सेकुलरिज्म की राजनीति एक दबंगई की राजनीति है, और एक ऐसी राजनीति जिसके लिए संयोगवश डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने एक सही शब्द चुना था। वो उनका शब्द नहीं था, यूरोपीय राजनीति से ही उन्होंने शब्द लाया था, लेकिन उन्होंने बहुत सटीक शब्द दिया था और मुझे आज तक उससे अच्छा शब्द नहीं मिला। उन्होंने मुस्लिम लीग के ही संदर्भ में कहा था कि मुस्लिम लीग की राजनीति ग्रावामिन पॉलिटिक है। ग्रावामिन, ये शायद जर्मनी से उन्होंने शब्द लिया था। उन्होंने कहा था कि, और उन्होंने स्वयं इसका अर्थ दिया है। उनकी पुस्तक है थॉट्स ऑन पाकिस्तान, और थॉट्स ऑन पाकिस्तान कुछ ऐसा ही है। उनकी संकलित रचनाओं में जो 15वां खंड है वह यही पूरी पुस्तक है, ऑन पाकिस्तान। उसमें वो इसकी चर्चा करते हैं और फुटनोट में उसको एक्सप्लेन करते हैं। ग्रावामिन पॉलिटिक्स मीन्स दुर्बल का स्वांग रचते हुए दबंगई की राजनीति। एग्जैक्टली भारत में सेकुलरिज्म की राजनीति या माइनॉरिटी राजनीति यही है। और यह अपने तब से मुस्लिम लीग के समय उन्होंने कहा था कि मुस्लिम लीग का पूरा रंग ढंग वही है
वह दिखावा करती है कि हम तो दुर्बल हैं, हम तो कमज़ोर हैं, हम कम हो जाएंगे, हमारा भारत में क्या होगा। लेकिन वह जो, और या अभी भी जो कांग्रेस के साथ उनकी जो समझौते होते हैं, उसमें हमेशा वो अपनी स्थिति से कई गुना अधिक की मांग करते हैं और ढंग ये करते हैं कि हम तो दुर्बल हैं। उसी के लिए उन्होंने नाम दिया था ग्रावम इन पॉलिटिक। वह ग्रावम इन पॉलिटिक आज भी भारत में चल रही है, दुर्बल का रूप रखते हुए या दिखाते हुए कि हम तो दुर्बल हैं, लेकिन राजनीति वह दबंगई की है। यह शब्द कड़े लग सकते हैं, लेकिन मैं आपको निमंत्रित करता हूं कि आप स्वयं इसको जांचने की कोशिश करें।